नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारी वेदश्री क्लासेस में, जहां मैं दीपांशु धानिक आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी जीके की क्लास में, जहां हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संविधान या भारतीय राज व्यवस्था, जो हमारे भारतीय संविधान को बताती है, जो हमारे भारत के जो शासन है, विधि का शासन है, उसकी स्थापना की बात करती है। तो इसी के कालक्रम में हम इतिहास को यदि देखें तो किस तरीके से हमारे भारतीय संविधान का विकास हुआ, किस तरीके से हमारे भारतीय संविधान के निर्माण की पद्धति रही, उसको हम आगे देखते हैं। तो ठीक है, हम यदि बात करें तो संविधान कौन है, संविधान क्या है। संविधान, यदि मैं संविधान की बात करूं, संविधान या राज व्यवस्था वह क्या है। संविधान वह दस्तावेज है, यह क्या है, वह दस्तावेज है जो किसी देश की शासन या विधि व्यवस्था को, विधि अर्थात नियम कानून, ठीक है, जो किसी देश की शासन या विधि व्यवस्था को निर्धारित करती है। ठीक है, तो हमने कहा कि संविधान वह दस्तावेज है या राज्य व्यवस्था वह प्रणाली है जो किसी देश की शासन या विधि व्यवस्था को निर्धारित करती है। इसी कालक्रम में यदि मैं विश्व के परिप्रेक्ष्य में कहूं तो विश्व का सर्वप्रथम, या हम यदि कहें तो सर्वप्रथम जो संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है वो सर्वप्रथम किसने अपनाई। ठीक है, तो उसके कालक्रम में यदि हम देखें तो इतिहास में सर्वप्रथम जो संविधान निर्माण का जो कार्य किया वो किया था संयुक्त राज्य अमेरिका ने। ठीक है, तो सर्वप्रथम संविधान निर्माण की प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा की गई। ठीक है, द्वारा, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में देखी। तो यदि मैं भारत के बारे में कहूं तो भारत कई वर्षों तक अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन रहा, तत्पश्चात ब्रिटिश सरकार के अधीन रहा। तो उस कालक्रम को हम यदि भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत का संविधान किस तरीके से निर्मित हुआ, किस तरीके से भारत के संविधान के निर्माण की पद्धतियों को अपनाया गया। तो भारतीय संविधान बनाने के लिए हमारे कई सारे स्रोत लिए गए और उन स्रोतों में मुख्य आधार रहे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा अपनाए गए रेगुलेटिंग एक्ट की पद्धति थी, जो उनको विनियमित करने के लिए, विनियमित का अर्थ होता है रेगुलेट करना, तो उन्हें रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश क्राउन ने हमारे कई सारे रेगुलेटिंग एक्ट निर्माण किए। तो उन रेगुलेटिंग एक्ट को ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अपनाया गया और जब भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्तित्व समाप्त किया गया तब भारत में हमारा भारत शासन अधिनियम ब्रिटिश सरकार के द्वारा आता है। इसी के कालक्रम को हम देखते हैं भारत के संविधान के निर्माण का कालक्रम। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं भारतीय संविधान, संविधान का विकास। तो भारतीय संविधान का विकास कैसे होगा, तो हम बात करते हैं भारतीय संविधान के विकास का कालक्रम। इस कालक्रम की यदि हम बात करते हैं तो भारत में दो तरीके से यह होता है, एक जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी थी और दूसरा भारत में हमारा ब्रिटिश क्राउन का शासन रहा। तो इस पद्धति को देखने के लिए इसको भारत में रेगुलेटिंग एक्ट लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा क्यों लगाने की जरूरत पड़ी। इसके पीछे गूढ़ इतिहास रहा है कि 1600 ईस्वी में, 1600 ईस्वी के राजलेख या चार्टर के द्वारा जो ब्रिटिश महारानी थी, कौन, महारानी एलिजाबेथ प्रथम, इन्होंने इस राजलेख के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण की बात कही। इनके द्वारा क्या होता है, किस वर्ष
31 दिसंबर 1600 को क्या किया जाता है, जो पूर्वी देश थे वहां व्यापार के लिए, पूर्वी देशों के साथ व्यापार के लिए एक अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किया। जैसे आप आधुनिक भारत में यदि देखेंगे तो भारत में जहांगीर या अकबर के शासनकाल में 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है और फिर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश होता है। तो ये समय उसी का है, भारत में जो मुगल वंश रहा है, मुगल वंश का ही काल रहा है। क्योंकि हम देखते हैं जहांगीर के शासनकाल में सर्वप्रथम हमारे ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हमारे व्यापारी थे वो भारत में आते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं इनके भारत में आने के बाद इन्होंने भारत में क्षेत्राधिकार पर भारत के शासकों के साथ युद्ध करना शुरू कर दिया था और उसी युद्ध को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने उनको विनियमित करने के लिए, उनकी जो शक्ति है उसको कम करने के लिए कई सारे हमारे चार्टर एक्ट निकाले थे। तो उन्हीं चार्टर एक्टों को हम भारतीय संविधान के विकास का कालक्रम के तौर पर देखते हैं। तो भारत में जो संविधान विकास है उन्होंने मुख्य क्या किया था, जैसे आप लोगों ने इतिहास देखा होगा तो इतिहास में क्या होता है, सन 1757, जिसको हम अगर डेट में कहें 23 जून 1757 में इनके द्वारा क्या किया गया, इनके साथ होता है प्लासी का युद्ध। क्या होता है बच्चों, प्लासी का युद्ध होता है। ये प्लासी का युद्ध किसके बीच में होता है, हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी और हमारे जो बंगाल के नवाब थे, बंगाल के नवाब कौन थे वो, और ये किस किस के बीच में होता है, अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व करने वाले कौन थे, तो यहां से तो थे हमारे रॉबर्ट क्लाइव, और बंगाल के नवाब कौन थे, सिराजुद्दौला थे। तो इनके बीच में 1757 में सर्वप्रथम प्लासी का युद्ध होता है। महत्वपूर्ण डेट है, पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ। तो यहां पर हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में उद्देश्य था व्यापार करना, और वो यहाँ के शासकों के साथ क्या करने लग गई है, युद्ध करने लग गई है। बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, ये युद्ध होता है तो रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को क्या कर दिया, हरा दिया। तो इनकी यहां पर क्या हो गई, हार हो गई। और हार के पीछे कारण क्या रहा था, रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला का जो सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफर, तो मीर जाफर को खरीद दिया गया था किसके द्वारा, हमारे रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। और इनकी क्या हो चुकी थी, ये नहीं दिख रहा, ये विजयी रहे, ये सक्सेसफुल रहे। और इनके हार के पीछे कारण क्या रहा, सेनापति मीर जाफर, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ क्या कर लिया था, लालच दिया था रॉबर्ट क्लाइव ने कि यदि आप सिराजुद्दौला को हराने में हमारी सहायता करेंगे तो हम आपको बंगाल का जो सत्ता है वो आपको दे देंगे। तो उसी के कारण क्या होता है, सिराजुद्दौला हार जाते हैं। और इसी वजह से सिराजुद्दौला के जो सेनापति थे मीर जाफर, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है क्लाइव का गीदड़। इस नाम से इन्हें क्या कहा गया, क्लाइव का गीदड़ नाम की उपाधि इन्हें प्रदान की गई। और इन्हें देखते हुए फिर क्या होता है, बंगाल के नवाब हार गए और हमारा जो रॉबर्ट क्लाइव है वो बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना करता है, जिन्हें कौन देख रही थी, ब्रिटिश सरकार। और ब्रिटिश सरकार जो ही इसे देख रही थी तो हमारे भारत में रॉबर्ट क्लाइव का जो शासन है वो कंपनी का व्यापार छोड़कर राज चलने लग गया था। उसी राज को कम करने के लिए फिर विनियामक अधिनियम निकाले जाते हैं, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट के तौर पर देखते हैं। अगला फिर क्या होता है, इन्हीं का आगे दामाद आता है जिसका नाम था मीर कासिम, ठीक है, मीर कासिम आता है। मीर कासिम कौन था भाई, मीर कासिम था मीर जाफर का दामाद। ये कौन था, मीर जाफर का दामाद।
ठीक है, मीर कासिम आता है और मीर कासिम योजना बनाता है, जिस तरीके से इन्होंने बंगाल का क्षेत्र अधिग्रहित किया उसे मैं अपने बंगाल के शासन को दोबारा से प्राप्त करूंगा, दोबारा से हासिल करूंगा और हमारी सत्ता दोबारा से स्थापित होगी। तो रॉबर्ट क्लाइव ने वहां पर तो अपना दोहरा शासन स्थापित कर दिया था। ठीक है, और यहाँ पर मीर कासिम क्या करता है, योजना बनाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से भगाया जाए। तो ये युद्ध बनाने की योजना करता है और सन 1764 में, सन 1764 ईस्वी में इसके द्वारा एक युद्ध निर्धारित किया जाता है और ये अपने साथ किन्हें बुलाता है, भारत की मुगल सरकार, जो हमारे उस समय के मुगल शासक रहा करते थे, शाह आलम द्वितीय, और दूसरा हमारे अवध के नवाब हुआ करते थे शुजाउद्दौला। तो उनको भी अपने साथ लेके आता है और यहाँ पर ये निर्धारित करता है बक्सर का युद्ध। क्या रहा, बक्सर का युद्ध। तो यहां पर होता है बक्सर का युद्ध। अभी किस किस के बीच में होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस बनाम किसके बीच में होगा, बंगाल के नवाब, जो कि कौन है, मीर कासिम। दूसरा इनके साथ आते हैं सहायता के लिए मुगल बादशाह, वो कौन थे, शाह आलम द्वितीय। तीसरा इनके साथ कौन आता है, अवध का नवाब, जो कि कौन थे, सुजाउद्दौला। बच्चों ध्यान दीजिएगा, सुजाउद्दौला और सिराजुद्दौला दोनों अलग अलग हैं। ये अवध का नवाब है और वो बंगाल का नवाब था। ये सुजाउद्दौला है, वो सिराजुद्दौला है। जैसे आप ध्यान से देखिए, ये है, मैंने लिखा हुआ है सिराज उद्दौला, वो कौन है, सुजा उद्दौला। तो इन तीनों का युद्ध होता है और यहां पर युद्ध को नेतृत्व करता कौन था, यहां इसका नेतृत्व करता कौन था, हमारा हेक्टर मुनरो। ये पूछा जाता है 1764 का जो हमारा बक्सर का युद्ध है, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व करता कौन था, तो हेक्टर मुनरो था। फिर भी देखिए, ब्रिटिश सरकार ने इन्हें व्यापार के लिए भेजा था और ये यहाँ राजाओं के साथ युद्ध करने लग रहे हैं। तो इन्हीं को रेगुलेट करने के लिए, इनकी शक्ति को कम या बढ़ाने के लिए, कुछ इन्हें अधिकार देने के लिए यहाँ क्या किए जाते हैं, फिर उसके बाद 1774 में यदि आप देखेंगे, सॉरी 1773 में यदि आप देखेंगे तो रेगुलेटिंग एक्ट फर्स्ट निकलता है। ठीक है, और यहां पर क्या हो जाता है, मुगल जो हमारा मीर कासिम है, इसका निधन हो जाता है। शाह आलम और अवध के नवाब जो हमारे सुजाउद्दौला थे, इनको एक साथ बैठाकर इनके साथ फिर क्या की जाती है, 1765 में एक संधि होती है, जिसे क्या कहा जाता है, आप इतिहास में पढ़ेंगे, इलाहाबाद, जो कि वर्तमान में प्रयागराज नाम से जाना जाता है, इलाहाबाद की संधि। इस इलाहाबाद की संधि में क्या कहा जाता है, प्रयागराज और कड़ा का जो क्षेत्र है, उसका पूरा का पूरा जो भू राजस्व है वो किसके अधीन आएगा, आप अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर आएगा। ठीक है, और हमारा जो मुगल बादशाह है वो कर लेंगे, ठीक है, उनको टैक्स दिया जाएगा और बाकी जो अधिकार क्षेत्र है वो किसके अधीन आ जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस तरीके से जो शक्ति का जो प्रवाह है वो ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों की तरफ झुकाव दिख रहा था और इसे देखते हुए सर्वप्रथम निकाला जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। बच्चों एक्ट का मतलब होता है अधिनियम, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट का अर्थ क्या होता है, अधिनियम। तो यहां पर हम क्या देखेंगे, भारतीय संविधान का जो विकास है वो दो आधार पर होता है। पहला, जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था तब, और दूसरा कौन सा है, जब भारत में ब्रिटिश सरकार का अधिकार आता है, ब्रिटिश साम्राज्ञी भारत में आती है, उनका अधिकार भारत में आता है, तो वो कालक्रम हम देखेंगे। तो हमने यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट देखा, ये किसके द्वारा निकाला गया, ब्रिटिश संसद के द्वारा निकाला गया। ठीक है, और ये निकाला किसके लिए गया था, रेगुलेट करने के लिए, शक्तियों को नियमित करने के लिए, किसके द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा। ठीक है, तो हम जो विकास का कालक्रम है ये दो भाग में देखेंगे। मैं यहां पर आपको पहले ही बता दूं, विकास का काल किसका, संविधान, संविधान के विकास का काल दो आधार पर बढ़ता है हमारा। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए निकाले गए
रेगुलेटिंग एक्ट। जिनका कालक्रम कहां से कहां तक होगा, जो कि है हमारे सन 1773 से लेके 1853 ईस्वी तक। दूसरा है हमारा कौन सी शक्ति, ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत निकाले गए भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम, इनका कालक्रम क्या रहा फिर, सर्वप्रथम निकाला जाता है 1858 ईस्वी में, जो कि हमारा कहां तक चलता है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में, अंतिम रूप से निकाला गया 1947 में। ये क्या है, भारत शासन अधिनियम, जिसको हम पढ़ते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। और ये क्या है लास्ट में, इंडिया स्वतंत्रता अधिनियम, जिसके बाद भारत आजाद हो जाता है 15 अगस्त 1947 तक। ठीक है, तो ये कालक्रम हम पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत हम कल से शुरू करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो कल के लिए हमारी हेडिंग क्या रहेगी, 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। इसको आप अधिनियम के तौर पर भी देखेंगे। ठीक है, 1773 का निकलता है, फिर 1784 में निकलता है फिर से इंडिया एक्ट, फिर 1793 में निकलता है। ठीक है, फिर 1813 में निकलता है, फिर 1833 में निकलेगा, फिर 1853 में अंतिम निकलेगा, जहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम चार्टर निकलता है। फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे ब्रिटिश का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके अंदर आप सबसे पहले पढ़ेंगे 1858 का भारत शासन अधिनियम। फिर इसके बाद आप 61 में जाएंगे, इसी तरीके से फिर आप 1892 में जाएंगे, फिर आप पार्लियामेंट एक्ट पढ़ेंगे 1903 में, सॉरी 1909 में। फिर आप उसके बाद 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पढ़ेंगे, फिर भारत सरकार अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम 1935 पढ़ेंगे। तत्पश्चात आप अंतिम रूप से पढ़ेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, के बीच में अगस्त प्रस्ताव आता है, क्रिप्स मिशन आता है और हमारा फिर कैबिनेट मिशन आता है। तत्पश्चात हमारे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की हम पद्धति देखते हैं। तो इस कालक्रम को हम आगे जारी रखेंगे, तब तक आप बने रहिएगा हमारे साथ। और अंतिम रूप से जाते समय मैं आपको यही कहूंगा, यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक करके जरूर जाइएगा और मुझे यहाँ पर सराहने के लिए कमेंट कीजिएगा और हमारे वेद श्री क्लासेस को अपना समर्थन अवश्य दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।